can see the my laptop screen? Please confirm. Yes, sir. Okay. Okay, dear participant, in the last class we have discussed regarding the guideline for the collection of the specimen sample, the procedure, what we have to follow for the collection of the specimen document from the suspected person. That part we have discussed. Okay, so little bit we will review, and then we will discuss about the today's topic, that is the fake or genuine Indian currency note. Okay. So in the last time we have discussed, you can collect a specimen sample from the person uh, at the place where the all kind of the facilities are available. तो जनरली हम उसको FSL के अंदर तो कलेक्ट करते हैं when we get the order of the court or any other authority. ठीक है. Then provide all suitable condition, means perfect table, perfect hair according to their height, and provide the same kind of the pen, same kind of the paper, and sufficient light in that room. ठीक है. जैसा कि आपका क्वेश्चन में है वैसे ही कंप्लीटली आपका पेन और पेपर भी वैसा ही रखना है. तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है. आईओ, डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट, उनके टीम के मेंबर, कोर्ट का पर्सन, एडवोकेट, हर कोई वहाँ पे प्रेजेंट हो रहेगा और अपने सामने उसको सारी चीज़ लिखने के लिए कहना है. कंटेंट पूरा सेम होना चाहिए, एज वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए. ठीक है. पहले एक्सप्लेन करना है. देन ड्यूरिंग द राइटिंग आपको देखना है कोई डिस्गाइज मैनर तो नहीं है, डिस्गाइज तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें पॉइंट आउट हाईलाइट करनी है आपको. एंड देन फिर आपको ये देखना है कि नेचुरल राइटिंग आनी चाहिए. मीन्स नेचुरल राइटिंग आपका एक सब कॉन्शियस एक्ट होता है, उसी फॉर्म में आपकी राइटिंग आनी चाहिए. तो वो डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट वेरीफाई करेगा कि नेचुरल राइटिंग है या नहीं है, डिस्गाइज तो नहीं है. ये पार्ट को देखना है. और जनरली आपको जो ये सैंपल है, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका सैंपल 2 या 3 साल तक वेरी हो सकता है. तो 2 से 3 साल के बीच का सैंपल आपके लिए सफिशिएंट है, आप स्पेसिमेन कलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर उससे पुराना अगर आपका क्वेश्चन है तो उस बेटर है कि आप मीन्स एग्रीगेटेड डॉक्यूमेंट में प्रेफर करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे, कुछ गाइडलाइंस थे जो मैंने आपको कल डिटेल में बताया था. आज मैं आपको डॉक्यूमेंट का ही एक पार्ट है काउंटरफीट. ठीक है. जिसको हम फॉर्जरी भी बोल सकते हैं, फॉर्जरी एंड काउंटरफीट. ठीक है. तो दैट पार्ट आई विल डिस्कस रिगार्डिंग द इंडियन करेंसी नोट. ठीक है. तो हमारा जो मेन एम होगा, दैट एम विल बी द टू नो द सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ द इंडियन करेंसी नोट. और हम जो करेंसी नोट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द 2000 रुपीज. ओके. तो एक्चुअली तो पढ़ना ही है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको मीन्स कई सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली व्हाट इज करेंसी नोट, सम हिस्ट्री ऑफ द करेंसी नोट, इवन प्रिंटिंग प्रोसेस कैसी है इंडिया में. ठीक है. some historical information about the Indian paper currency note. Then we will discuss about the printing process in India. Then what is the meaning of the counterfeiting, counterfeit क्या होता है, लॉ के अकॉर्डिंग वो भी हम डिस्कस करेंगे. उनके कुछ पनिशमेंट हैं, उनके कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं जो एक तरीके से वो इलीगल है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. देन जो हमारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि एक करेंसी नोट पे मैक्सिमम जो सिक्योरिटी फीचर्स हो सकते हैं वो सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे. आरबीआई भी एक्सप्लेन करता है कि आप
कि इंडियन करेंसी नोट पे बहुत सारे सिक्योरिटी फिटनेस है। तो ऑलरेडी हम लोग उस बात से अवेयर है और बहुत सारे सिक्योरिटी फिटनेस आपको शायद पता भी होंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और भी फिटनेस होते हैं जो आरबीआई पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं करता है, एक्सप्लेन नहीं करता। तो उसको भी, और वो पूरी तरीके से एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो पूरा एक तरीके से हिडन ही रहते हैं, उसके बारे में हम श्योर नहीं बोल सकते, लेकिन दैट काइंड ऑफ दी इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन द आरबीआई। आरबीआई में वो इंफॉर्मेशन रहेगी, बाहर कभी लीक नहीं करते। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फेक और जेन्युइन को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और जो भी हिडन फिटनेस है उसमें, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऐसे भी फिटनेस है जो आरबीआई रिवील नहीं करता, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और उसके जो पनिशमेंट है, काउंटर फिटिंग अगर कोई करता है तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा लंबा ये रहेगा हमारा लेक्चर, तो इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज मैं पार्ट 1 आपका कवर करने वाला हूँ, तो जिसमें आज हम बेसिक इंफॉर्मेशन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक नोट का एक हिस्ट्री देख लेते हैं कि इंडिया में बैंक नोट जो है वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ है। तो एक्चुअली हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ कॉमन फैक्ट है जो मैं उसको लेकर शुरू करूंगा और डायरेक्टली फिर हम टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले जो पेपर जो करेंसी है, ठीक है, तो पेपर के फॉर्म में जो करेंसी बनाई गई इंडिया में वो बैंक ऑफ बंगाल ने बनाया। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंस से पूरा पहले का टाइम पीरियड था, जब ब्रिटिश एक तरीके से इंडिया में आए थे, उस टाइम पीरियड में इस पेपर करेंसी को इशू किया गया। तो उस जो भी पेपर की जो करेंसी थी वो एक्चुअली बैंक ऑफ बंगाल वाज द अथॉरिटी टू रिलीज दैट काइंड ऑफ दी पेपर करेंसी इनटू द मार्केट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन आफ्टर दैट टाइम मीन्स ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर कुछ हुआ, मीन्स कुछ करेंसीज जो है आपके ब्रिटिश के टाइम पर, जब विक्टोरिया एंड विक्टोरिया 5 के नॉर्थ 5 के टाइम पर कुछ करेंसीज को इशू किया गया, तो उसको ब्रिटिश इंडिया इशू बोलते, तब पूरी तरीके से सेटअप होने लगा धीरे धीरे, तब उस समय पर ये करेंसी नोट को इशू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर विक्टोरिया और नॉर्थ 5 की बैंक सीरीज उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अभी भी अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो करेंसी नोट आपको विक्टोरिया सीरीज, नॉर्थ 5 सीरीज, इस तरीके की करेंसी आपको मिल जाएगी। उसके बाद ब्रिटिश के टाइम पर ही आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ब्रिटिश ने इसको एस्टेब्लिश किया। और देन फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्म की क्रू जो है करेंसी नोट को इशू किया गया। तो जो भी करेंसी नोट आए उसको हम नॉर्थ 6 सीरीज बोलते हैं। 5 वाला तो पहले था, अभी 6 आ गया। आरबीआई के बाद सेटअप होने के बाद नॉर्थ 6 सीरीज जो है इंडिया में उसको सर्कुलेट किया गया। और फिर उसके बाद जो है जैसे ही इंडिया जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हुआ, देन रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब अपने इंडिया ने खुद का अपना जो है इंडिपेंडेंस के बाद एक नया सीरीज जो है मार्केट में शुरू किया। ठीक है, तो उसने मार्केट में नया सीरीज आया तो सबसे पहले लॉ एंड कैपिटल सीरीज के नोट जो है, पेपर करेंसी जो है, उसको रिलीज किया गया। ठीक है, एंड देन फिर जो है महात्मा गांधी सीरीज आई। तो आजकल जो हम करेंसी नोट देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसमें महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए महात्मा गांधी सीरीज। ठीक है, लॉ एंड कैपिटल में लॉ एंड अपने जो अशोका पिलर है उसका इम्प्रेशन रहता है, तो उसका एक पोर्ट्रेट रहता है, तो दैट पार्ट इज नोन एज ए लॉ एंड कैपिटल सीरीज। इस तरीके से उसको एक नेम दिया गया।
जैसे जॉर्ज 6 है, 5 है, तो उसमें उनका उनका पोर्ट्रेट लगाया गया, विक्टोरिया का पोर्ट्रेट लगाया गया। इस तरीके से उनकी सीरीज को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये छोटा सा मैंने एक ओवरव्यू बनाया है। पहले बैंक ऑफ बंगाल ने इशू किया, देन फिर ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर इशू हुआ विक्टोरिया एंड नॉर्थ 5, देन आरबीआई सेटअप होने के बाद ब्रिटिश के ही टाइम पर नॉर्थ 6 जो है रिलीज हुआ, एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो है लॉयन कैपिटल और महात्मा गांधी सीरीज, इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, तो ये एक जो अभी आप डायग्राम देख रहे हैं, ये बैंक ऑफ बंगाल का एक करेंसी है जो प्रीवियस 18th सेंचुरी के टाइम पर था। तो उस टाइम पर केवल वन साइड नोट को केवल प्रिंट किया जाता था, ठीक है, डबल साइड नहीं होता था। ठीक है, और ये 100 रुपीज, 250 रुपीज, 500 रुपीज, इस तरीके से इसको जो है इसके डिनोमिनेशन बनाए गए थे। और इसको कॉमर्स और ब्रिटानिया सीरीज भी बोलते थे। ठीक है, इसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं, तो और डिटेल से पढ़ेंगे। तो बैंक ऑफ बंगाल के थ्रू जो है कॉमर्स एंड ब्रिटानिया सीरीज के करेंसी नोट को निकाला गया। ठीक है, इस तरीके के जो भी हमारे बैंक नोट थे, एक्चुअली इसका कोई गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं हुआ करता था, केवल बैंक उसको निकालती थी। एक तरफ से वो आपको पेपर देना है, दूसरी तरफ से आपको दूसरा पेपर लेना है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हुआ करता था। ठीक है, तो ये इस तरीके से करेंसी नोट पहले के टाइम पर यूज की गई सबसे पहले इंडिया में। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल सीरीज भी बोल सकते हैं, कॉमर्स एंड ब्रिटानिया सीरीज भी बोल सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से आपको ये पार्ट अंडरस्टूड करना है। ठीक है, नाउ सेकंड जो है ब्रिटिश इंडिया सीरीज, इसमें अगर आप देखेंगे तो और इसको क्लासिफाई किया गया विक्टोरिया सीरीज, अंडर प्रिंट सीरीज और किंग सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे कभी आपको किंग का पोर्ट्रेट मिलेगा, कहीं पे आपको विक्टोरिया का पोर्ट्रेट मिलेगा, कहीं पर अंडर प्रिंट सीरीज है तो उसमें अलग फॉर्म में आपको मिलेगा। तो इस तरीके से 3 सीरीज बनाई गई है ब्रिटिश इंडिया इशू में। तो यहाँ पर एक्चुअली देखा गया है, इस सीरीज के आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कमांड, मतलब एक कंट्रोल जो है वो यहाँ पर करेंसी पे लगा। मींस ब्रिटिश ने ही इस चीज को कमांड किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट बिगन टू यूज पेपर करेंसी फ्रॉम 1861। 1861 से जो एक ऑथराइज्ड जो पेपर करेंसी नोट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टर्म्स में, वो 1861 से शुरू हुआ। और उन्होंने अपना पहला जो पेपर है 10 रुपीस में, 10 रुपीस के डिनोमिनेशन में 1864 को बना के जिसमें पोर्ट्रेट ऑफ किंग जो है लगाया गया, किंग सीरीज में बनाया गया और उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, तो ये कुछ चीजें, ये डायग्राम आप देख रहे हैं 1 रुपीस के हैं, ये कुछ पुराने डायग्राम्स हैं जो मैंने लिए हैं। तो इस तरीके से बैंक नोट जो है इशू किए गए हैं ब्रिटिश इंडिया में। देन जब आरबीआई का सेटअप हुआ इंडिया में, तब आरबीआई ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया 1938 में। ठीक है, 1938 से आरबीआई इशूड बैंक नोट आने लगे। इसमें जो है 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10, 50, 100, 1000, 10,000 सारे नोट इसने बनाने शुरू किए, केवल 1 रुपीज के नोट को छोड़कर। ठीक है, एक्सेप्ट 1 रुपीज, तो उसको छोड़ के बाकी सब नोट इन्होंने बनाने शुरू किए। ये जो अभी आप डायग्राम देख रहे हैं, ये तो इसमें देखिए राइट साइड में आपको जो है एक पोर्ट्रेट दिख रहा है। ठीक है, और इसमें जो भी उस टाइम के जो किंग है उनका एक पोर्ट्रेट है। और यहाँ पे जो इशू किया गया है दैट वाज फ्रॉम द आरबीआई। तो यहाँ पे एक इशूइंग अथॉरिटी जो है बदल गई है, तो वो आपका आरबीआई है और आरबीआई के थ्रू जो है इसको सर्कुलेट किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से करेंसी का यहाँ पे डिजाइन, यहाँ पे लुक, यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी फीचर्स, ये सब चीजें ऐड हो गई, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। अगर आप बैंक ऑफ बंगाल की बात करें, फिर उसके बाद हम ब्रिटिश इंडिया के टाइम की बात करें, तो बहुत सारे सिंपल फीचर थे। तो धीरे 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 करके उसमें गवर्नमेंट को भी लगा कि नहीं फौजदारी हो रही है, लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो उसमें धीरे 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 सिक्योरिटी फीचर्स ऐड होने लगे। जब भी कुछ भी नया सीरीज आया है तो उसमें कुछ ना कुछ जो है सिक्योरिटी फीचर्स को ऐड किया गया है। ठीक है, नाउ सी दिस काइंड ऑफ द पिक्चर, दिस इज द रिपब्लिक इंडिया इशू एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस जो है लॉयन सीरीज बैंक नोट इंट्रोड्यूस की गई, रिप्लेसिंग द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग नॉर्ग 6। तो अभी जो पहले वाला जो बैंक नोट का यहाँ पे जो आपको 6 सॉरी नॉर्ग 6 का पोर्ट्रेट दिख रहा है, इसको रिप्लेस किया गया और यहाँ पर अपने अशोका पिलर का जो पोर्ट्रेट है उसको ऐड किया गया और कुछ इस तरीके से करेंसी जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस की गई आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो दीज काइंड ऑफ दी सीरीज आर नोन एज ए लॉयन कैपिटल सीरीज बैंक नोट। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर केवल पोर्ट्रेट को बदल दिया गया और सीरीज वैसे ही, मतलब करेंसी नोट मैक्सिमम वैसे ही था, सिक्योरिटी फीचर्स थोड़े बहुत जो है ऐड किए गए, कलर थोड़ा सा बदला गया, इस तरीके से करते हुए ये सारी चीजें बनाई गई। ठीक है, तो ये रिपब्लिक इंडिया इशू के बैंक नोट है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है आपका इंडिपेंडेंस को पहले तो ये बैंक लॉयन कैपिटल सीरीज आई, फिर 1996 में, ठीक है, यहाँ पे तो आपका इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ऐसा शुरू हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि 1947-40 इतनी जल्दी तो बनेगा नहीं, तो 47-48 ऐसे जो है उसको जो है करेंसी नोट आपकी लॉयन कैपिटल की आई। एंड देन उसके बाद फिर आप 1996 में इतना ज़्यादा टाइम गैप हो गया है ना, कंटिन्यूसली जो है आपका जो लॉयन कैपिटल सीरीज है वो चलता रहा, कई साल तक चलता रहा। ठीक है, 1996 में फिर जाके इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सोचा और देन फिर उसको मॉडिफाई किया। तो जब मॉडिफाई किया तब उन्होंने एक नया करेंसी नोट इंट्रोड्यूस किया जिसको हम महात्मा गांधी सीरीज बैंक नोट बोलते हैं और इसकी शुरुआत जो है 10 रुपीज से लेकर 500 रुपीज से हुई। ठीक है, तो ये जो अभी आप इतना देख रहे हैं इस काइंड के जो बैंक नोट है इससे तो हम सभी अवेयर हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि ये इस टाइप का बैंक नोट हमने सब ने देखा है। इवन हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये लॉयन कैपिटल सीरीज भी देखा होगा, अभी भी इवन कभी कभी ये बैंक नोट मिल जाता है। तो ये सीरीज आपको मिलेगी, कभी कभी आपको ऐसे नोट देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको महात्मा गांधी सीरीज ही दिखेगी। ठीक है, तो इसके बाद फिर अभी जो सबसे एक बड़ा स्टेप अभी इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है, ठीक है, अभी रिसेंटली मीन्स 2016 के आसपास अभी इसको एक रिसेंटली डिसीजन लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि एक नई करेंसी नोट फिर से लाई गई। ठीक है, तो इसको बोला गया महात्मा गांधी न्यू सीरीज। तो पहले कैसा था, महात्मा गांधी सीरीज, अब नाउ इट इज कॉल्ड एज महात्मा गांधी न्यू सीरीज ऑफ द बैंक नोट। और ये अभी 10 नवंबर 2016 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है पीएम मोदी जी, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया और डीमोनेटाइजेशन किया, पुरानी बैंक नोट को सब पूरा बंद किया और नई करेंसी नोट लाए। उनका जो एजेंडा था कि फॉर्जरी, जो ब्लैक मनी और जो पैसा जो सर्कल में नहीं है, मूविंग में नहीं है, उसको बाहर निकालना है। तो उस कॉन्सेप्ट से ये सब चीजें की गई और फिर आफ्टर की 10 नवंबर 2016 नई हमें एक करेंसी हमें नोट देखने को फिर से मिली। ठीक है, क्योंकि इसको हम महात्मा गांधी न्यू सीरीज बैंक नोट बोलते हैं। ठीक है, तो पहले 500 का और 2000 रुपए इसका ही बैंक नोट सबसे पहले रिलीज किया गया, फिर धीरे 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 करके बाकी भी आने लगे, 10, 20, 10, 20, 50, 100। तो ये सब चीजें बाद में हुई, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, 500 रुपीज और 2000 रुपीज, यहाँ से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम सभी लोगों ने इस चीज़ों को बड़े अच्छे से देखा है। जिस अभी हम जो हमारा टाइम पीरियड है हमने सब ने इसको फेस किया है। हमने महात्मा गांधी सीरीज को भी यूज किया है और हमने महात्मा गांधी न्यू सीरीज को भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना। ठीक है, तो ये कुछ सीरीज के बारे में हो गया, सम हिस्टोरिकल बातें हो गई।
Now I will discuss the main point, that is the printing press. The question is from where these kind of the currency note are printing, ठीक है, या कहाँ से इसको प्रिंट किया जाता है, कि who are the responsible authority to print these kind of the बैंक नोट, ठीक है। तो ये एज ए क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट और जो कंप्यूटर फील्ड या फॉर्जरी को एनालिसिस करते हैं उसके टर्म्स में ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है एक वर्ड SPMCIL, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक डिवीजन बनाया गया है जो आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से रन होता है। इसका ही मेन काम है कि जो भी आपके ऑर्डर आएंगे फ्रॉम द RBI, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, उस ऑर्डर के हिसाब से ही उनको करेंसी नोट प्रेस करना है इन द प्रिंटिंग प्रेस यूनिट, ठीक है। तो अब ये जो प्रिंटिंग प्रेस कौन कौन सी है, कहाँ पर है, इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन इनको रेगुलेट करने के लिए देयर इज ए division. That division is known as a Security Printing and Minting Corporation of India Limited, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के अंदर है, याद रखिए, उसके अंदर ये डिवीजन बनाया गया है। और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है और ज़्यादा इसके बारे में अच्छे से समझना है तो आप गूगल में टाइप करिए, यू विल गेट द ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द SPMCIL, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा याद रखना है। अंडर दिस यूनिट means total 9 सब यूनिट आर वर्किंग, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो है करेंसी नोट प्रेस नासिक में है, ठीक है। देन बैंक नोट प्रेस देवास में है, ठीक है। देन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है, ठीक है। देन सिक्योरिटी प्रिंट पेपर मिल होशंगाबाद, ठीक है। तो एक ये हो गया 4 और 5 आपका हो गया इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, ठीक है। नासिक में 2 है, याद रखिएगा, नासिक में करेंसी नोट प्रेस एंड इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, दोनों 2 वहां पर प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है। नाउ एंड सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि इंडिया गवर्नमेंट मिंट मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा, ठीक है। ये ऐसे 4 प्लेसेस है जहां पर क्वाइन का प्रोडक्शन होता है, क्वाइन को प्रोड्यूस किया जाता है। तो जहां पर क्वाइन को प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं मिंट। तो इंडियन गवर्नमेंट जो मिंट है वो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा, ऐसे 4 ये मिंट हो गए। और बाकी ऊपर जो लिखे हुए 5 जो मैंने आपको बताए हैं वहां पर पेपर से रिलेवेंट जो भी प्रिंटिंग प्रेस होता है, पेपर से रिलेवेंट जो भी आपको बनाने हैं वो सारे बाकी अगर ये 5 यूनिट्स में होते हैं तो 5 + 4 दोनों मिला के 9, ठीक है। तो ये 9 जो यूनिट है ये डायरेक्टली आपके SPMCIL से रेगुलेट है। और जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट, जैसे ही RBI अपना ऑर्डर इशू करता है इसमें से करेंसी नोट प्रेस को या सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस को, जैसे ही वो इशू होगा ऑर्डर और उनको ऑर्डर मिलते ही उनको क्या करना है, करेंसी नोट को बनाने का काम शुरू करना है। उनको ऑर्डर मिलता है 500 रुपीज के 1 लाख आपको नोट बनाने हैं, 2000 रुपीज के 2 लाख रुपीज 2 लाख आपको नोट बनाने हैं। तो जैसे उनको ऑर्डर मिलेगा दे विल स्टार्ट द प्रोडक्शन इन द यूनिट and after the printing, complete printing, they distribute, they directly send to the RBI these new printed currency note to the RBI। RBI को ही वो जाएगा और कहीं पे भी किसी के पास नहीं जाता फ्रॉम द these printing unit, ठीक है। तो हाईली सिक्योरिटी, ठीक है, यहाँ पर एक मैटर करता है सिक्योरिटी कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो हाईली सिक्योर कंडीशन में बैंक नोट को प्रेस किया जाता है, हाईली सिक्योर कंडीशन में बैंक नोट को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम जैसे नासिक में है RBI का जो लोकेशन है वो सपोज मुंबई में है
तो वहां पर उनको पूरा सेंड करना है, तो पूरे हाई सिक्योरिटी में ये सब चीजें वहां पर हैंड ओवर। फिर आरबीआई के अकॉर्डिंग ही कहाँ पर किस बैंक में कहाँ पर नोट को भेजना है ये डिसाइड करते हैं आरबीआई, ठीक है। और उसको एसबीआई में सबसे पहले फिर आएगा वो बैंक में ही, तो बैंक में आपके नेशनलाइज जो बैंक है वहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इंडिया में जहाँ जहाँ भी आपके बैंक है वहां वहां पर आपको ये बैंक, ये न्यू करेंसी नोट है, आरबीआई के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे कितने पार्ट आपको मुंबई भेजना है, कितना पार्ट आपको जो है दिल्ली भेजना है, बैंगलोर भेजना है। तो ये सब चीजें वो डिसाइड करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और जैसे ही बैंक में पहुंचता है फिर बैंक से फिर धीरे 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 वो बाहर मार्केट में आना शुरू हो जाते। तो ये जनरल एक प्रोसेस है जो रिगार्डिंग द करेंसी नोट प्रेस के लिए फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि जो बैंक नोट प्रेस देवास में है वहां पर एक उनकी सब यूनिट भी है जिसको हम इंक फैक्ट्री बनते हैं बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी करेंसी नोट पे जितनी भी हमारी करेंसी नोट है उसमें जो इंक अप्लाई की जाती है उसके रिगार्डिंग सारी चीजें वहां पर मॉनिटर की जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा याद रखना है। इसी तरीके से जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होते हैं और कुछ पोस्टल की स्टेशनरी होती है, जैसे कि स्टैम्प को हम पोस्ट में स्टैम्प लगाते हैं, एनवलप जो बनता है, कुछ गवर्नमेंट के ही इशू किए गए कुछ जैसे डॉक्यूमेंट्स है उनको क्रिएट करने का, उनको प्रोडक्शन करने का जो वर्क है वो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद को दिया गया है, ठीक है। तो वहां पर आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर जो है वो सब वहीं से बन के तैयार होंगे। जो भी आपका इंडिया पोस्ट से रिलेवेंट जितनी भी स्टेशनरी है, स्टैम्प पेपर, इवन डॉक्यूमेंट, इवन एनवलप, इवन नेशनल बॉन्ड, जो बॉन्ड भी बनते हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड भी बनते हैं, सारी चीजें वहीं से बन के तैयार होती है, ठीक है। इसी तरीके से जो सिक्योरिटी पेपर मील है, किसी भी टाइप के जो भी आपको करेंसी नोट बनाना है, बॉन्ड पेपर बनाना है या फिर स्टैम्प बनाना है, तो सभी काइंड के जो बेस चाहिए, जिसको बेस तैयार करने के लिए पेपर चाहिए, वो सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो करेंसी नोट में बनने वाला जो पेपर है, जो लगने वाला पेपर है, उसको नागा मैन्युफैक्चर यहाँ से किया जाता है, फिर वो बना के सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो नासिक में है वहां पे आपको पासपोर्ट, वीजा, स्टैम्प, ई स्टैम्प, इन सब के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है उसको बनाने का काम जो है ये सब चीजें करते हैं। सिक्योरिटी जो फिटनेस है, जैसे गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उसको प्रिपेयर करते हैं। तो पासपोर्ट, वीजा और स्टैम्प, ये तीन चीजें जो है आपको इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ आपको बोल रहा हूँ केवल इतने ही पार्ट यहाँ पे प्रिंट होते हैं, बाकी अगर नहीं, तो जैसा वहाँ पे सेटअप है इसके अलावा भी अगर गवर्नमेंट अगर बोलती है तो वो कोई अदर पार्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। उसको अगर पावर मिलेगी, गवर्नमेंट उनको बोलेगा, तो अगर कोई भी पार्ट भी वहाँ पे प्रिंट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। SPMCIL के अंदर जो 5 यूनिट्स है, सबके नेम और प्लेस और किस टाइप का वर्क वहाँ पे परफॉर्म होता है ये भी आपको याद रखना है, ठीक। जो क्वाइन है, क्वाइन का जो प्रोडक्शन है उसके लिए प्लेसेस आपको याद रखना है। मेंट, इंडियन गवर्नमेंट मेंट, जो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा, ऐसे 4 प्लेसेस है जहाँ पे क्वाइन के बारे में इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ याद रखिए। नाउ इसके अलावा भी एडिशनल आपको दो कुछ प्रिंटिंग प्रेस मिलेगी। ये तो हमारे SPMIL के अंदर जो CIL के अंदर जो है वो है ही है। इसमें इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि मीन्स कुछ और भी प्रिंटिंग प्रेस होनी चाहिए जिससे कि वो हमारा जो लोड है वो पूरा मैनेज हो सके। नहीं तो हमारे पास डिमांड ज़्यादा है लेकिन हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिमांड और सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ दो और एक प्रिंटिंग प्रेस को ऐड किया है इंडिया में। तो उसको हम बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक
नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं BRBNMPL, ठीक है। तो ये जो है आरबीआई ने ही इसको इस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है, आरबीआई ने इसको इस्टेब्लिश किया है। एक्चुअली ये एक तरीके से प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट का इसका कोई सेटअप नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है जिसको लाइसेंस के फॉर्म में, जिसको एक कंपनी एक्ट के फॉर्म में आरबीआई के परमिशन के थ्रू जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया। तो इसका जो मेन ऑफिस है, इसका जो मेन ऑफिस जो होगा, कॉर्पोरेट जो ऑफिस है या उसका जो हेडक्वार्टर है, वो ऐसा बोल सकते हैं हेडक्वार्टर वो बेंगलोर में है, बेंगलुरु में है, ठीक है, ये चीज याद रखिए। और इसके जो प्रिंटिंग प्रेस है, वो दो इसके प्रिंटिंग प्रेस है। तो एक प्रिंटिंग प्रेस आपको मैसूर में मिलेगा, कर्नाटक में, कर्नाटक जो मैसूर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आपको मिलेगा, और एक आपको मिलेगा सालबोनी, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो सालबोनी एंड मैसूर, देयर आर द टू प्लेसेस वेयर द भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये प्रेस को एस्टैब्लिश किया गया, और यहाँ पे भी जो बैंक नोट है उनको प्रिंटिंग करने का वर्क दिया गया है, और ये पूरी तरीके से आरबीआई के अंडर में ही एस्टैब्लिश किया गया है, और उसको रन करने का पूरा परमिशन जो है कंपनी एक्ट के थ्रू और आरबीआई के अकॉर्डिंग उसको पूरा प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो आपको जितने मैंने सभी वो 9 पहले वाले यूनिट बताए हैं, तो उसके साथ में आपको ये दो और ऐड करना है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिए, मैसूर और सालबोनी, यहाँ पे बैंक नोट प्रेस को मींस प्रेस किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो 1995 के आसपास इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। आप इसको और अच्छे से पढ़ना है तो इनकी वेबसाइट पे जाइए, इनका जो अबाउट अस करके लिखा रहता है उसमें आप पढ़िए, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कंपनी के बारे में सब मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। तो आई होप आपको ये जो इंडियन प्रेस है इसके बारे में अच्छे से पता हो गया होगा। इसमें मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये डिवीजन है। इसके अंदर आपको 9 यूनिट्स कवर करनी है। इसमें आपके पास करेंसी नोट प्रेस नासिक, बैंक नोट प्रेस देवास, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, एंड इंडियन गवर्नमेंट मिंट मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। ऐसे ये 4 प्लेसेस मिंट है, बाकी 5 आपके करेंसी नोट से बिलोंग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2 और हैं जिसको हम भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड बोलेंगे, जो कि मैसूर और सालबोनी को प्लेसेस में ऐड किए गए, ठीक है। तो दीज आर दी थिंग। तो ये हमारे कुछ प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने बैंक नोट के बारे में। जो हम करेंसी नोट जिसके बारे में हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा काउंटरफिट का मेन जो पार्ट है, उसके रिलेवेंट हम कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पहले निकालेंगे। तो एक्चुअली व्हाट इज द बैंक नोट? डेफिनेशन अगर कोई किसी ने पूछा आपसे तो हाउ कैन यू डिफाइन कि दिस इज द बैंक नोट? तो एक्चुअली ए बैंक नोट इज द प्रोमिसरी नोट, ठीक है, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। दिस इज द प्रोमिसरी नोट, एक प्रॉमिस किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा किसी भी बैंक नोट में यहाँ पे लिखा रहता है, ये देखिए कि यहाँ पे लिखा रहता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, इन हिंदी। इंग्लिश में भी लिखा हुआ, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ द 500 रुपीज। तो ये दिस इज द प्रॉमिस, ये और इसमें साइन किसके? गवर्नर के साइन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक तरीके से प्रॉमिसरी नोट है कि मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूँ, एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो इस तरीके से इसको प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। और एक्चुअली ये कैसा है कि ये डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, कि जैसे कि आपको कोई चीज अगर सेल करना है, तो उस सेल करने के लिए आपको वो बैंक नोट जो है आपको देना पड़ेगा, तो वो बैंक नोट देने के बाद ही आप उस आइटम को सेल कर सकते हैं, ऐसा एक कॉन्सेप्ट रहता है। मीन्स
पहले के टाइम पर आपने देखा होगा बैंक नोट जब नहीं थे, क्वाइन नहीं था, तो कुछ लोग क्या करते थे, सामान उनको कुछ लेना है, कोई भी आइटम परचेज करना है, तो वो क्या करते थे, उस आइटम के रिप्लेस में कोई दूसरा अपना आइटम वो आपस में एक्सचेंज करते थे, ठीक है, और देन फिर वो पार्ट जो है कलेक्ट करते थे। जैसे कि पुराने के समय में आपको गेहूं लेना है, तो गेहूं लेने के लिए आप क्या, कुछ लोग करते थे, चावल जो है पहले देते थे, फिर वो गेहूं लेते थे, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो मतलब कोई भी मार्केट में जाके आपको कोई चीज परचेज करनी है, तो नेगोशिएशन करना पड़ता है, कुछ चीजें आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें जैसे करेंसी नोट आने के बाद करेंसी नोट को यूज किए जाने लगा, तो एक तरीके से आपको ये एक चीज याद रखना, ठीक है। तो ये जो प्रॉमिसरी नोट है आरबीआई बनाती है, और जो भी आपका बियरर है ऑन डिमांड आपको वो पेएबल करना है। जैसे आप किसी मार्केट में गए और कपड़े खरीदे, तो उसने बोला कि 500 रुपए का ये कपड़ा है, ठीक है, तो उसने डिमांड करी, तो उस डिमांड के लिए आपको क्या करना है, वो प्रॉमिसरी नोट की मैं 500 रुपए आपको एक तरीके से दे रहा हूँ, और वो एक तरीके से लीगल है उस पर्टिकुलर आइटम के लिए, वो आरबीआई हमें बना के प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसको हम इंडिया के जो सिटीजन से पूरी तरीके से लीगली उसको यूज कर सकते हैं ऑल ओवर दी इंडिया, कहीं पे भी जैसे भी कोई भी डिमांड होती है, उस डिमांड के लिए आप वो पैसा देकर उस आइटम को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन या बैकग्राउंड आप जो भी आप बोले वो आपको याद रखना, ठीक। नाउ अनदर थिंग, इंडियन रुपीस कोड, इंडिया का जो कोड है, हर करेंसी का अपना अपना एक कोड रहता है, तो इंडिया में इसको आईएनआर बोलते हैं, ठीक है, आईएनआर कैपिटल लेटर पे लिखते हैं, जैसे जैसे कि आपका डॉलर का भी है, ठीक है, यूरो का भी है, क्योंकि यूरो में EUR लिखते हैं ऐसे, तो इस तरीके से इंडिया का भी कोड है आईएनआर, ठीक है। इसका सिंबल हमारे इंडिया करेंसी का सिंबल नहीं था, तो 2010 में 15 जुलाई 2010 में हमारे इंडियन रुपीस का सिंबल को भी अडॉप्ट किया गया। हालांकि आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पे, थोड़ा सा फॉर्मेट का डिस्टर्बेंस है इसीलिए नहीं दिख रहा, तो हम सबको पता है कि हमारे इंडियन करेंसी नोट पे इंडिया का सिंबल, जो हिंदी संख्यक वर्ग का R और इंग्लिश का कैपिटल R, इसका एक कॉम्बिनेशन में उसको डिजाइन किया गया है, जो कि किसने डिजाइन किया था, डॉक्टर डी उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया था, और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया 15 जुलाई 2010, एंड देन उसके बाद से अभी जितनी भी करेंसी नोट आ रही है उसमें उसका सिंबल को भी ऐड किया जाने लगा है, ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए। ओके, नाउ अनदर मेन पार्ट जो हमारे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में बहुत ही ज्यादा ये पार्ट रेलेवेंट है, दैट इज द काउंटरफेट। तो ये जो करेंसी नोट या बैंक नोट जितना भी हमने अभी डिस्कस किया है, इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि जो ये काउंटरफेट का जो प्रोसेस है, ये बैंक नोट में बहुत ज्यादा इनकाउंटर होता है, और इंडिया में भी इसका प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से इंक्रीज हुआ है, और स्टिल अभी जब से हमारी न्यू करेंसी नोट आई है महात्मा गांधी सीरीज की, पुराने वाले सारे करेंसी नोट को एबॉलिश करने के बाद भी न्यू जो करेंसी आई उसमें भी आपको काउंटरफिटिंग वर्ड देखने को मिलेगा, काउंटरफिट आपको पार्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो काउंटरफिट मतलब क्या होता है, पहले भी इसको देखना है, समझना है, देन बैंक नोट के बारे में याद बात करेंगे। सेक्शन 28 आईपीसी, ठीक है, जिसको पता होगा तो उसको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो आप सेक्शन 28 आईपीसी में आप उसके बारे में पढ़िएगा। काउंटरफीट मतलब मीन्स कि एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग यू कैन रिसेंबल इट, ठीक है, रिसेंबल टू अनदर थिंग, ऐसा एनीथिंग यू कैन रिसेंबल इट सेम एज ए अनदर थिंग, जैसा कि दूसरा कोई आइटम है उसको आप रिसेंबल करिए सेम टू सेम, ठीक है, तो दैट इज द काउंटर फीट, ए पर्सन हु रिसेंबल एनीथिंग, ठीक है, रिसेंबल एनीथिंग और दी अनदर थिंग, ठीक है, किसी चीज को रिसेंबल करना, वो भी सेम टू सेम जैसा बनाना, किसी भी दूसरे चीज को बनाना, तो दैट पर्सन इज नोन एज ए काउंटर
काउंटरफीट एक पर्सन को यहाँ बोला गया है, एंड हु परफॉर्म दिस काइंड ऑफ दी प्रोसेस, देन इट इज नोन एज ए काउंटरफिटिंग। ठीक है, तो काउंटरफीट इज द पर्सन हु ट्राई टू रिसेंबल ऑफ अनदर थिंग, किसी दूसरी चीज का पूरा कॉपी करके बनाने की पूरी कोशिश करी, दैट वाज द पर्सन इज नोन एज ए काउंटरफीट। तो यहाँ पे काउंटर फिटिंग मतलब वो आपका पूरा प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, देन इट इज द काउंटर फिटिंग ऑफ दी काउंटर फिटिंग द प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 28 में काउंटर फिट क्या है उसके बारे में डिफाइन किया गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना है, इंटेंशन भी होना चाहिए, इंटेंशन टू डिसीव, इंटेंशन टू फ्रॉड, ये इंटेंशन टू हार्म, ऐसा इंटेंशन उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर होना चाहिए। वो कॉपी को कर रहा है, उसको कॉपी कर को रहा है, लेकिन उसका एक इंटेंशन भी है कि उसको फॉल्स करना है। तो काउंटरफीट मतलब ए पर्सन who resemble another thing same as same। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना रिगार्डिंग द काउंटरफीट। ठीक है, सेक्शन 28, अब वो पर्सन ये सब चीजें परफॉर्म करेगा, किस तरीके से करेगा, दैट इज द काउंटरफीटिंग। तो बैंक नोट को भी लोग कॉपी करते हैं, इसी तरीके से बैंक नोट के अलावा भी आपका कोई भी चीज काउंटरफीट हो सकता है, याद रखिएगा, चाहे वो एक पेन क्यों ना हो, या फिर एक टी शर्ट क्यों ना हो, या फिर एक लैपटॉप क्यों ना हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या ना हो, तो हर एक चीज आपकी काउंटरफीट हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ओनली द बैंक नोट आर काउंटरफिटेड, ऐसा नहीं है, ओनली द डॉक्यूमेंट इज काउंटरफिटेड, इंटायर ऑल द थिंग्स कैन बी काउंटरफिटेड। ठीक है, लेकिन वहां पर पर्पस इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर डिसीविंग का एक पर्पस होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से बैंक नोट में भी काउंटरफीट को इन्वॉल्व किया जाता है। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत तेजी से पहले भी प्रेजेंट थी और अभी भी है, नई करेंसी नोट आने के बाद भी इसमें यही प्रॉब्लम है। अभी जैसा कि नई करेंसी नोट आने के बाद भी मेरे पास ये एनसीआरबी का डेटा है, वो 17-18 का है, थोड़ा सा 3 साल पुराना है ये डेटा। तो इसमें 2000 रुपए की जो बैंक नोट है अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में, आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन 56% जो बैंक नोट है वो पूरी तरीके से फेक करेंसी नोट है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिसीव किया है कि 52,000 के बैंक नोट अभी भी जो वो प्रेजेंट % तो पूरे करेंसी नोट गवर्नमेंट ने रिवील किया। नया करेंसी नोट आया था जिसने न्यू मोदी गवर्नमेंट ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया, और इंट्रोड्यूस करने के बाद भी ज्यादा समय भी नहीं हुआ, 4-5 साल का वक्त लगा, और उसके बाद भी 4-5 साल के अंदर भी 50% से ज्यादा हमारे फेक करेंसी नोट आ गए इंडिया में। इसका मतलब क्रिमिनल बहुत ज्यादा शार्प है, क्रिमिनल के पास एबिलिटी ज्यादा है, सेम टू सेम बनाने का कॉन्सेप्ट उसको बहुत जल्दी कैप्चर करते, वो क्या यूटिलाइज करते हैं, क्या मशीन यूज करते हैं, वो सब उनको ही पता है। लेकिन करेंसी जो फेक करेंसी नोट है वो मार्केट में प्रेजेंट है। इवन द न्यू करेंसी नोट को लाने के बाद भी वो नई चीज को कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं, कितनी जल्दी उसको कॉपी करते हैं, और पूरी कोशिश यही करते हैं कि सेम टू सेम वैसा वो दिखे, ऐसा बना के वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए। तो ये जो स्टैटिकल डाटा अभी जो आपको बताया, ये हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी को डाउन करते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं, जो फेक करेंसी नोट है, इसको यहाँ से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। मार्केट में से फेक करेंसी नोट को रिमूव करना, दैट इज द मेजर टास्क ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। क्योंकि ये जो फेक करेंसी नोट है, FICN का मतलब फेक इंडियन करेंसी नोट, ठीक है, तो ये जो फेक इंडियन करेंसी नोट है जो मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, ये बहुत बड़ा एक मेजर टास्क है, उसको वहां से आपको रिमूव करना है। ठीक है, तो कभी कभी आपको एटीएम में भी, कभी मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ है कि एटीएम मशीन के अंदर से ही मुझे फेक करेंसी नोट मिला है। तो ऐसा कुछ रहता है, बिल्कुल बैंक भी कभी कभी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, क्योंकि इतना सिक्योर होने के बाद भी बैंक को हर एक एक नोट को चेक करती है, उसके बाद भी कभी कभी हमें एटीएम मशीन से भी वहां से
फेक करेंसी नोट मिल जाती है। तो ऐसे केसेस रिपोर्टेड हुए हैं। तो इसका मतलब हमारे इंडियन इकोनॉमी में, हमारे मार्केट में फेक करेंसी नोट बहुत सारे हैं। आप भी उसका एक पार्ट बन सकते हैं। आपको भी अवेयर रहना है रिगार्डिंग दिस थिंग। कभी भी आप बैंक नोट ले रहे हैं, कभी भी आपके पास करेंसी नोट आ रही है, तो यू शुड चेक इट कि पूरी तरीके से आपका करेंसी नोट सही है या नहीं है। अगर किसी भी तरीके का डाउट है, आपको लगता है, तो यू कैन इमीडिएटली टेक ए एक्शन। ठीक है, तो कैसा एक्शन लेना है कि हालांकि बैंक स्टॉक को पूरी तरीके से ट्रेन होते हैं कि ऐसे नोट को फाइंड आउट करके बाहर निकालना है, लेकिन बैंक भी कभी कभी फेल हो जाता है। उस मशीन जो लगाई वो भी फेल हो जाती है। कभी कभी एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसी यूज करके क्रिमिनल को कि उसको डिटेक्ट करना ही पॉसिबल हो जाता है। तो कभी भी आपको बैंक फेक करेंसी नोट मिलता है, उसका जो लीगल प्रोसेस है, वो लीगल प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो लीगल प्रोसेस क्या फॉलो करना है? इमीडिएटली यू हैव टू फाइल ए केस टू पुलिस। ठीक है, एफआईआर आपको लिखाना है। दिस इज द फर्स्ट लीगल प्रोसेस। पुलिस फाइल ए एफआईआर एंड देन पुलिस इन्वेस्टिगेट द प्रोसेस। आपको नोट कहाँ से मिला, कैसे मिला, ठीक है, फिर उसके बैंक में जाएगी, इस एटीएम से मिला, इस एटीएम में कब वो नोट डाले गए, किसने डाला, वो नोट कहाँ से। तो एक तरीके से उसको ट्रेस करते हुए पुलिस धीरे 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 करते हुए उस सोर्स तक पहुंचना है जहां से वो बैंक नोट जो है, फेक करेंसी नोट को सर्कुलेट किया गया इस इंटायर मार्केट में। तो वो सारा काम पुलिस का रहता है। बट एट एज ए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, you should immediately inform the police and file a FIR. I have received this kind of fake currency note from the ATM, from the bank, from this person, from where, and राइट डाउन बाई एफआईआर। ऐसा करके प्रोसेस करना है। तो पुलिस भी उस करेंसी नोट को सीज करेगी। सीज करने के बाद पुलिस उसको सेंड करेगी फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एफएसएल में, फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनर के पास, और उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट से वेरीफाई करवाएगी कि दिस काइंड ऑफ द नोट इज रियली द फेक और जेन्युइन। ठीक है, अगर फेक है तो उसका ओपिनियन दीजिए, जेन्युइन है तो उसका ओपिनियन दीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन पुटअप करके आपके पास एफएसएल में क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर के पास आएगा और वो अपना रिपोर्ट बना के सबमिट करेगा, क्योंकि पुलिस को भी उसको कोर्ट में भी सबमिट करना पड़ता है, कोर्ट में भी आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जो आप सभी को फॉलो करना है। ठीक है, तो these are the something about some background information about the currency note। ठीक है, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें इंडियन करेंसी नोट के बारे में सारे सिक्योरिटी फीचर्स वन बाय वन करके डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे नॉर्मल हम नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में आपको ये सारी चीजें कवर करनी है। जैसा मैंने अभी पढ़ाया है वैसे मैं आपको बाद में भी पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ओके।